Officially, good morning to all of you guys. Myself, Chandan Kumar. Today, we are going to learn chapter 1.3 on wings of courage. Okay, today we have a lot to know, a lot to discuss in this chapter. Now, we first of all, before we going to start this chapter, we have to learn some things which are important for this chapter. Okay, in these chapters, there are two concepts which we have to learn here. First one is homographs and second one is homophones. Okay, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट जो है जानना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। वो कौन से कॉन्सेप्ट है? वो दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कौन? होमोग्राफ और दूसरा होमोफॉन्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं होमोग्राफ्स किनको बोलते हैं। ओके, होमोग्राफ्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड्स क्या है? होमो, और दूसरा वर्ड्स क्या है? तुम्हारा ग्राफ। ओके, होमो मीन्स जो है, होमो स्टैंड्स फॉर सेम, वेयर एज ग्राफ्स स्टैंड्स फॉर राइटिंग। होमो जहां पर इनका मतलब देता है सेम का, एज इट इज का, वहीं पर ग्राफ जो है वो क्या बताता है? राइटिंग। किस प्रकार से हम लोग राइटिंग करेंगे? जब इनको टोटली कंबाइन करेंगे इट मीन्स सेम ग्राफ, सेम राइटिंग। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? होमोग्राफ्स में हम लोग क्या करेंगे? जो राइटिंग करेंगे, राइटिंग क्या करते हैं हम लोग? लेटर राइटिंग करते हैं, अल्फाबेट्स राइटिंग करते हैं, और ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट्स को राइट करके हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो तुम्हारे वर्ड्स होंगे उनका क्या होगा? राइटिंग सेम होगा, लेकिन मीनिंग जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है? राइटिंग क्या होने वाला है? सेम होना। अल्फाबेट क्या होने वाले हैं? एक लेटर में अल्फाबेट्स क्या होने वाले हैं? वर्ड में वो सेम होंगे, लेकिन उनका मीनिंग्स जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, करेंट। इफ आई से करेंट, करेंट, करेंट स्टैंड्स फॉर टू मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज it is the situation, it represents the present situations, what is happening in present. It is also represented by currents. Okay, and second one is it stands for in science electricity. We say AC current, DC current, it stands for electricity. दूसरा जो करेंट्स का दो मतलब है, पहला वो किनके? एक सिचुएशन प्रेजेंट टाइम्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी जगह जो है करेंट वो किनको रिप्रेजेंट करता है? साइंस में इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? दोनों का वर्ड जो है राइटिंग क्या है? सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोग्राफ्स बोलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, homophones. Homophones is also made of two words. First one is homo and second word is phone. Homo means homo stands for same, whereas phone stands for pronunciation. Okay, देखो होमो जो है वो किन के लिए स्टैंड होगा? सेम के लिए, एज इट इज के लिए। लेकिन फोन जो है वो किन के लिए स्टैंड होता है? वो प्रोनाउंसिएशंस के लिए स्टैंड होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम इसको कंप्लीटली कंबाइन करेंगे ये किन के लिए स्टैंड हो जाएगा? सेम प्रोनाउंसिएशंस। ओके, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट यहाँ पे जो लेटर्स लिखे जाएंगे वर्ड्स के वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस जो उनका होगा वो क्या होगा? सेम होगा। उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोफोन बोलेंगे। क्लियर है? ओके, homophones, is it clear to all of you guys? Now come to examples. Here are two words. Okay, here we say hair. Here I have written a hair, and first one is writing of words for hair is HERE, hair. Okay, and second one is hair. We also pronounce it hair, but writing styles will be HEAR. दूसरा का जो है वो भी हेयर ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन उनका राइटिंग स्टाइल क्या होगा? HEAR। तो देखो दोनों में क्या है तुम्हारा? यहाँ पे राइटिंग क्या है? राइटिंग ऑफ लेटर्स क्या है तुम्हारा? डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस क्या है? सेम है। दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेयर बोल रहे हैं। इनको भी क्या बोल रहे हैं? हेयर बोल रहे हैं। ओके, एक हेयर जो है ये स्टैंड किन के लिए करता है? एक प्लेस के लिए। कम हेयर, इट मीन्स यू हैव टू आस्क टू some places. Okay,
एक हेयर जो है वो किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि कम हेयर यहाँ पर आओ, तो यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे सेकंड हेयर जो है वो किनको रिप्रेजेंट करता है, यू शुड हेयर राम्स स्पीच। तुमको क्या करना चाहिए, राम का स्पीच को सुनना चाहिए। ये किनको रिप्रेजेंट करता है, योर कैपेसिटी को, यानी कि तुम्हारे लिसनिंग पावर जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी तुमको क्या करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी स्पीच को सुनना चाहिए। क्लियर है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन राइटिंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे। इज इट क्लियर। होमोफोन्स में क्या हुआ, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। वी वी कैन आल्सो लर्न फ्रॉम हेयर फोन। जब हम लोग फोन, देखो फोन लिखा हुआ, फोन हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोन में ज्यादातर बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है। जब भी हम लोग बातें करेंगे तो क्या हमारा जो भी हम बोलते हैं, जो हमारा ध्वनि होता है, लैंग्वेज होता है, टॉक होता है, वो किन में होता है, प्रोनाउंसिएशन में होता है। कोई भी वर्ड्स यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं हेलो बोल रहा हूँ, तो हेलो का भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। वो प्रोनाउंसिएशन किन में करता हूँ, फोन में करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हम उनको याद कर सकते हैं क्या, जहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन हो उनको क्या बोल देंगे हम लोग, होमोफोन्स बोल देंगे। ग्राफी मतलब क्या होगा, तुम्हारा राइटिंग, जहाँ पे सेम राइटिंग हो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, होमोग्राफी बोल देंगे। इज इट क्लियर। सेकंड एग्जांपल्स देख लो, देयर, गो देयर, एंड सेकंड वन इज देयर। both pronunciation is same, but writing styles of both words are different. For example, for first there we write here THERE there. It represents the place. If I say go there, I can just say to just leave these places and go to the other places. Here there represents the only place. In second words, there stands for, and its spelling is here THEIR. There it show here the positions of a person. It shows here positions of a person. It is a possessive pronouns. Okay. If I say they did their work, अगर मैं ये कहूँ they did their work, इसका मतलब वो अपना काम, वे लोग अपना काम खुद से किए या स्वयं किए। समझ में आया। देयर जो है यहाँ पे किनको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस को, पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को। जबकि फर्स्ट देयर जो है वो किनको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग को इस चैप्टर में जानना बहुत जरूरी है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आगे देखते हैं क्या। अभी देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग को क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए, उनके मतलब जानना चाहिए, ताकि इस चैप्टर को जब हम लोग रीड आउट करें, इनका सैमरी को जब पढ़ें, तो हम क्या कर सके, आसानी से समझ सके राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है। फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, फर्स्ट वर्ड इज हियर पोटेंट। व्हाट डू मीन बाय पोटेंट, पोटेंट मीन्स पावरफुल एंड इफेक्टिव। पावरफुल मीन पावरफुल एंड इफेक्टिव। ओके, वी कैन से दैट एबल टू डू, यानी कि किसी के पास क्षमता होना किसी काम को करने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंट या पोटेंशियल बोल सकते हैं, या एबल टू डू एनी वर्क इज नॉन एज पोटेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट पावरफुल एंड इफेक्टिव। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड, मोनुमेंटल्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इनॉर्मस। ओके, इफ आई से Ram is a enormous student of this class, या फिर monumental students of this class, it means I just say it is costly, it is important, in other ways, in somehow ways it he work hard smartly etc. ओके, मोनुमेंटल्स मतलब क्या होगा, किसी का ज्यादा महत्व देना, क्लियर है, या फिर फेमस पर्सन होना, या फिर दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि कॉस्टली पर्सन हो वो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैं यदि नाम लूं तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडिया के लिए वो क्या थे, नवरत्न थे, रत्न थे, ग्रेट थे, या फिर उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या कॉस्टली थे। क्लियर है। उनको हम लोग अदर वर्ड्स में मोनुमेंटल्स में बोल सकते हैं, या फिर उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर लीडर्स, या फिर इनॉर्मस पर्संस, रिच हेरिटेज ऑफ टैलेंटेड। ओके, ये सब हम किन के लिए यूज करेंगे, मोनुमेंटल्स के लिए यूज करेंगे। Now come to the third word, epitome. What do you mean by epitome?
of perfect examples. Okay, if I am going to say, we can say that in other words, exact who suit the places. ओके, यदि मैं किसी के एग्जांपल्स दूं और वो क्या करता हो, उस प्लेस को फुलफिल करता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटोम. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल्स इफ आई से राम इज अ गुड बॉय ऑफ दिस क्लास, राम एक अच्छा लड़का है इस क्लास का. क्लियर है. यदि मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ इनका एडजेक्टिव, मान लो मैं बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव बता रहा हूँ वहां पे, और मैंने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय ऑफ दिस क्लास, गुड इज एडजेक्टिव है, वी कैन सी दैट दिस एग्जांपल्स इज परफेक्ट, दिस एग्जाम्पल इज परफेक्ट फॉर एडजेक्टिव. तो इसको हम लोग अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, सिंगल वर्ड्स में क्या बोल देंगे, इपिटॉम. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ वर्ड, assiduously, assiduously working hard and showing careful attention to detail. Assiduously, it means working hard and showing careful attention to details. In the last lectures I have told you, maybe I have told you about the interrogations in figure of speech, where I have just told you to asking a questions to pay the attention towards that points is known as interrogations. Here just assiduously work as interrogations of figure of speech. ओके, मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में फिगर ऑफ स्पीच के एक पार्ट्स पढ़ाया था, इंट्रोगेशंस, और वहां पे मैंने बोला था क्या इंट्रोगेशंस में क्या होता है, तुम्हारा क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आंसर्स के लिए नहीं पूछते हैं. उस क्वेश्चंस पूछने का मेन मोटिव क्या होता है हम लोगों का, कि क्या करना, जो भी लिसनर है उनसे क्या करना, क्वेश्चंस पूछ के उनको क्या करना, किसी पॉइंट्स की ओर इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना किसी पॉइंट्स को, और उस पॉइंट्स पे ज्यादा जोर देते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे भी मैंने तुम लोग को बताया था, एक एग्जांपल दिया था, सॉन्ग का ही दिया था, जैसे क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने. यदि मैं ये बोल रहा हूँ क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने, वो मुझे आंसर ये नहीं देंगे हाँ मुझे याद है, ये नहीं, वहां पे मैं उनको ये दिलवाना चाहता हूँ क्या, कि जो तुमने पहले बोला था क्या तुम्हें याद है. क्लियर है. मैं जो मैन अटेंशन जो है उनकी बातों पे मैं दिलवाना चाहता हूँ, ना कि मैं उनसे आंसर चाहता हूँ. क्लियर है. उन्हीं को हम लोग क्या बोले थे, इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच बोले थे. सेम उसी जैसा, सेम उसी के टाइप्स एसिडोसली जो है यहाँ पे वर्क करता है, लेकिन ये किन के लिए करता है, वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन ऑफ डिटेल्स. कोई भी काम को करते हैं वह क्या करना, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान पे करना. क्लियर है. एसिडोसली कमेंडिंग ऑफिशियली प्रेजिंग्स. देखो कमेंडिंग किनको बोलते हैं हम लोग, जब आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, जो भी इंडियन आर्मी है या फिर नेवी में जो बड़े पोस्ट पे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेज जब करते हैं किसी ऑफिसर को, हम लोग क्या होते हैं, कमांडिंग्स बोलते हैं. क्लियर है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कहलाता है, वो कमांडिंग कहलाता है. बाय प्लेन इट इज आल्सो कम मेड ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट वन इज बाय एंड सेकंड वर्ड इज प्लेन. बाय मीन्स टू, प्लेन मीन्स wings. Okay, here it means all type of aircrafts having two pairs of wings, one above the other. Biplanes, I have just told you, this comes from two words, first one is bi and second one is plane. Bi stand for two, plane stand for wings of aeroplanes या aircrafts. It is known as biplane. क्लियर है. मैंने पहले बोला तुम लोगों को बायप्लेन जो है वो क्या है, तुम्हारे दो वर्ड से बना हुआ है, पहला कौन सा बाय और दूसरा कौन से वर्ड प्लेन से. बाय किन के लिए स्टैंड करता है, टू के लिए, दो के लिए, और प्लेन किन के लिए स्टैंड करता है, विंग्स के लिए. क्लियर है, फेदर्स के लिए. इज इट क्लियर. नाउ कम टू द सेवंथ वर्ड, ए ब्रीफ स्टंट. वी हैव हियर वर्ड स्टंट. व्हाट डू यू मीन बाय स्टंट? स्टंट, a brief means a short, brief stands for short, stands for period of work. Stunt is a period of work. A short period of work is known as a brief stunt. Is it clear? Now come to the question number, word number 8. A fly past. What do you mean by a fly past? A ceremonial flight of an aircraft passing over a plane over a place is known as a fly past. जब क्या करता हो,
कोई भी सेरिमोनियल हो, कोई भी उत्सव हो, और उस उत्सव पे क्या किया जाता हो, जहाँ पे जिस प्लेस पे उत्सव हो रहा हो उसके ऊपर से क्या किया जाता है, जब प्लेन को उड़ाया जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ए फ्लाई पास्ट बोलते हैं। तुम लोग 26 जनवरी को देखते हो, राष्ट्रपति मार्क्स पर क्या किया जाता है, मार्ग पर क्या किया जाता है, फ्लाई पास्ट किया जाता है। आर्मी एयरफोर्स जो है वो क्या करते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं 26 जनवरी एवरी ईयर्स। जब तो वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, सलामी दिया जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई पास्ट बोलते हैं। ए सेरेमोनियल फ्लाइट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, जब किसी भी प्लेस से एरोप्लेन को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है, किनके लिए, किसी उत्सव के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई पास्ट बोलते हैं। ये तुम लोगों को 26 जनवरी को हर साल देखने को मिलता है ऑन रिपब्लिक डे एट राजपथ मार्ग। Is it clear? Now come to the question, word number 9, AOC in C. What do you mean by this word? AOC stands for Air Officer Commanding in Chief. A stand for Air, O stand for Officer, C stand for Commanding, in stand for in, and C stand for Chief. Air Officer Commanding in Chief. It is the post in Indian Air Force. Now come to the next word. Word number 10. Took over reins. So what do you mean by it? Took over reins. It means took over control. Okay. To take the controls. In other words, we can say take charge of that post is known as took over reins. Okay. Next word is gearing up. It means getting ready. To be prepared for do any works, gearing up. In other words, we can also say that enhance ourselves or himself, herself, what you want to say. Enhancement only. Okay. Now come to the words number 12. Flying currency. It means up to date skills and experience of flying aircraft. Flying currency means क्या करना, टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज करना, जो जरूरत हो उनको क्या करना, एडॉप्ट करना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लाइंग करेंसी बोलेंगे। क्लियर है? अप टू डेट स्किल्स, जो भी स्किल्स चाहिए उस चीज को करने के लिए, टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज करने के लिए वो स्किल क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइंग करेंसी बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द 13th वर्ड्स। इट इज contemporary. What do you mean by contemporary? It means of present times. Okay, यानी वर्तमान काल में जो भी हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, contemporary. In other words, we can say that current. Okay, it is also known as contemporary, present, current, what you want to say. Now come to the next 14th word, which is constraints. It means constraints here, restrictions. Restrictions means to form rule and regulations and by which you can't be allowed to do anything. It is known as restrictions. Okay, कोई भी नियम बनाकर तुमको क्या कर दिया जाए, किसी भी काम को करने से रोक दिया जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? या फिर रेजिस्ट करना, वो भी क्या कहलाएगा, तुम्हारा कंस्ट्रेंट कहलाएगा, रिस्ट्रिक्शंस कहलाएगा। ओके, नाउ कम टू द वर्ड नंबर 15, which is a statute. It means sharp and intelligent. We can say a smart guys. In other words, a statute, sharp and intelligent. Is it clear? And now come to the 16th word, CAS. CAS stand for Chief of the Air Staff. C stand for Chief of, A stand for Air, S stand for Staff. It combines stand for Chief of the Air Staff. Okay. Now come to the word number 17, which is forward basis. Forward basis is secured forward operating military positions. This day you have here in TV channels, newspaper or TV news channels. Okay, forward basis. So when PM went to Leh Ladakh during
आफ्टर द क्लैश ऑफ इंडियन एंड चाइनीज आर्मी। ओके, तुम लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, आजकल सुनते होगे, फॉरवर्ड बेसिस। फॉरवर्ड बेसिस किनको बोलते हैं? सिक्योर और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजिशन, जहाँ से आर्मी जो है क्या करता हो, आर्मी की नज़दीकी सीमा दूसरी किसी दूसरी सीमा से क्या हो, टच करता हो, और वो लास्ट सीमा हो, और वहाँ पे करंट कन्फ्रंटेशन हो, होने का चांस ज़्यादा हो, और लेकिन वो प्लेस क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड मतलब वहाँ पे बंकर बना हो या फिर किसी प्रकार का आर्मी के रहने के लिए व्यवस्था की हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बेसिस बोलते हैं। अभी तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा, जब पीएम मोदी कहाँ गए थे, लद्दाख गए थे, तो उस टाइम की न्यूज में चर्चा हो रहा था कि फॉरवर्ड बेसिस चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच में जब झड़प हुई थी। इज इट क्लियर गाइस? इट इज द टोटल वर्ड्स which we have to learn in this chapter, which is hard according to the your textbook. Now if you get any hard words, you can ask me in comment sections or any WhatsApp groups. Okay, now we start our chapter 1.3 on wings of courage. First of all, here we analyze this chapter. How we analyze? I have just told you to analyze this chapters by we have to we have to see the chapter's name on wings of courage. How you analyze? First of all, you just see it is a sentence, clause, or phrase. Okay. On wings of courage, it is a sentence, phrase, or clause. What is it? I have told you about the sentences. What is sentence? Sentence is a grouping of words which combines to form and give a complete sense is known as sentence. Whereas, for examples, if I say I am a good boy, I am just saying I am a good boy. It is these grouping of words give a complete sense, so it is known as sorry. So this is known as sentence. Whereas clause, we have just told you in clause that it is the grouping of words, but it does not gives a complete sense. It gives some sense, okay, and it also represents, indicates to the other clause. It is known as clause, okay. Clause, it is the grouping of words which give some sense is known as clause. Whereas phrase, I have told you, it is the grouping of words and it gives only meaning. What do phrase do? It gives only meaning. It is the grouping of words which gives only meaning is known as phrase. In sentence we have subject, verb, objects or complements, whereas in clause we have subject, verb plus object, maybe object or not be objects, okay. Whereas in clause, in phrases, we have only grouping of words, okay. It may be on the basis of parts of speech, noun, pronouns, not pronouns, nouns, adjective, verb, prepositions, conjunctions, interjections, okay. Just here. Now see on our chapter on wings of courage. What is here? On stands for in parts of speech. On stands for prepositions. Off stands for prepositions. Wing stands for noun, and courage stands for adjective. Here we can see that there is no subjects in this word. There is no verb in this grouping of words, and there is no object in this word grouping of words, okay. It is just only a grouping of words and it gives some meanings, so it is known as phrase. What do we say? It is known as phrase. Is it clear guys? Now in this chapter we have to find the answer of few questions which are going to ask by the writer in this chapter, and on the basis of these questions
The writer just write down the story of Arjun Singh. Okay, who is the Air Force Marshal in Indian Air Force. Is it clear? No. We just see here which questions we have to learn in this chapter. Okay. Here, first question is, why is Air Force Marshal Arjun Singh considered an outstanding military personality? पहला क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हमें मिलने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अर्जन सिंह एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जो है वो आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी क्यों जाना जाता था, इनको क्यों माना जाता था। क्लियर है, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या होने वाला है इस चैप्टर में हमारे लिए, व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अर्जन सिंह आर मेंशन्ड है। किस टाइप का पर्सनैलिटी जो है अर्जन सिंह का वो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इनेबल अर्जन सिंह टू DFC अवार्ड। अर्जन सिंह के पास ऐसा कौन सा नॉलेज था, स्किल्स था जो उनको DFC अवार्ड दिलाने में मदद की। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड अर्जन सिंह बिकम अ स्क्वाड्रन। चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है, अर्जन सिंह कौन से एज में वो स्क्वाड्रन बने। क्लियर है, स्क्वाड्रन क्या होता है, एयरफोर्स का ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्जन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ AOC। कितने साल तक अर्जन सिंह जो है किनके पोस्ट AOC का पोस्ट को क्या करके रखे, कितने साल तक AOC के पोस्ट पर रहे। AOC का फुल फॉर्म क्या हो गया, एयरफोर्स ऑफ चीफ। ओके, एयरफोर्स ऑफिसर ऑफ चीफ इन चीफ इन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अपहिल टास्क डिड सिंह फेस व्हेन ही टुक ओवर एज एयर मार्शल। जब अर्जन सिंह को कौन से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा, कौन से टास्क उन्होंने किया जब वो क्या बने, एयर मार्शल बने। क्लियर है, व्हाट वर्क डिड अर्जन सिंह डन व्हेन ही टुक ओवर एज एयर मार्शल। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चंस व्हिच वी have to know in this chapter is, what other important positions did Arjun Singh holds after his retirement। अर्जन सिंह जब रिटायर हुए एयरफोर्स से तो उनको कौन सा पोस्ट दिया गया। क्लियर है, ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर 1.3 विंग्स ऑफ करेज। ओके, now guys we start from first stanza of chapter 1.3 on wings of courage. In first stanza here say we have to find out the answer of first questions. Here first question is, why Air Force Marshal Arjun Singh considered an outstanding military personality। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है यहाँ पर कि एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जो है क्यों आउटस्टैंडिंग मिलिट्री माना जाता था। अभी हम लोग उनका फर्स्ट स्टेंजा से क्या करेंगे, आंसर्स को रीड आउट करेंगे, देखते हैं क्या बताया जा रहा है अर्जन सिंह के बारे में। क्लियर है, हेयर एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो who had successfully led a young IAF during 1965 Indo-Pak War. Here, in this chapter, in first stanza, says that about the Arjun Singh, who is Air Chief Marshal. Okay, the writer just said that in the during the Indo-Pak War in 1975, when Indian Air Force was young, at that time Arjun Singh took participates
in the 1965 Indo-Pak War, and India won that war. Okay. Now come to the second stanza. The only officer to attend the highest post of Marshal, the Air Force, equivalent to Army's five-star Field Marshal, Singh was fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircrafts. अर्जन सिंह के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अर्जन सिंह जो था वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल को क्या किया, अचीव किया. द एयरफोर्स इक्विवेलेंट आर्मी. ओके. आर्मी की जो 5 स्टार फील्ड मार्शल होते हैं उनके बराबर होता है पोस्ट मार्शल का किनमें, एयरफोर्स में. क्लियर है. सिंह वाज फेयरलेस, और सिंह का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, फेयरलेस था, एक्सेप्शनल पायलट था, यानी कि नीडर पायलट भी था. पायलट किनको बोलते हैं हम लोग, जो क्या करता है एरोप्लेन को क्या करता हूँ फ्लाई करता हूँ, उनको हम लोग क्या होता है पायलट बोलते हैं. वो हैड फ्लॉन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. जिन्होंने क्या किया, टोटल कितने टाइप्स के डिफरेंट एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है, 16 टाइप के. इज इट क्लियर? He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world. Okay. Most potent air force globally and fourth biggest in the world. और उन्होंने इंडिया का जो एयर फोर्स है वो कितने कितने नंबर पर आते हैं पावरफुलनेस में. चौथे नंबर पे पहला कौन आता है तुम्हारा, यूएसए. दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया. यहाँ पे वही बोला जा रहा है क्या, इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेस ग्लोबली. जो वर्ल्ड के जो चौथे नंबर के एयरफोर्स है उनमें उन्होंने काम किया, वो कौन सा, इंडियन एयरफोर्स. एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और कितने कितने नंबर पर आता है इन साइज, इंडियन एयरफोर्स चौथे नंबर पर आता है. तो उनके बारे में बात किया जाता है. एयरफोर्स इज मोनूमेंटल्स टू द लिस्ट. द आईएफ ग्रू विथ हिम. ही वाज द epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kakh said. देखो क्या बोला जाता है, एयरफोर्स जो है इनके साथ ग्रो किया, वो अर्जन सिंह के साथ ग्रो किया. क्योंकि जब अर्जन सिंह क्या किया था, ज्वाइन किया था, उस टाइम पे शुरू में ही ज्वाइन किया हुआ, और उस टाइम पे उन्होंने 1965 को वॉर भी लड़ा. उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इंडियन एयरफोर्स जो है नया नया ही बना था. भारत आजाद कब हुई थी, 1947 में, और 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान से वॉर हो गया, और फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट किया. और इंडियन एयरफोर्स का जो है बोल सकते हैं जब जन्म हुआ उस टाइम पे ही वो किनके, इंडियन एयरफोर्स किनके साथ आगे बढ़ा, वो एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के साथ आगे बढ़ा. क्लियर है. That he was honored with the rank of Air Force Marshal former, और जो पहले फॉर्मर वाइस चीफ आईएफ इंडियन एयरफोर्स थे, वाइस चीफ जो थे पहले के, जिनका नाम क्या था, कपिल का. उन्होंने क्या कहा जब उनको एयर फोर्स मार्शल का उपाधि मिला, किनको, अर्जन सिंह को, तो उन्होंने क्या बोला उनके बारे में कि ये जो है कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस बंदे में क्या है, टैलेंट है, इनको ये पोस्ट मिलना चाहिए था. क्लियर. सिंह वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन रिपब्लिक डे इन 2002. और 2002 में जो है अर्जन सिंह को किस रैंक से नवाजा गया, मार्शल के रैंक से नवाजा गया. कब, ऑन रिपब्लिक डे. मैंने बताया था रिपब्लिक डे किनको बोलते हैं, 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. और 2002 में अर्जन सिंह को क्या मिला, मार्शल का रैंक मिला. क्लियर है. सम हॉर्मोस जी, फ्रॉम जी, जमशेद जी, Manekshaw and K.M. Karippa were the only two army generals honored with the rank of field marshal. देखो, और इनके साथ दो ही आदमी हैं जिनको कौन सा रैंक मिला है, फील्ड मार्शल का रैंक मिला है. वो कौन कौन है, सन हॉर्मोस जी, फार्मा जी, जमशेद जी, मानेकशॉ. क्लियर है. इनको हम लोग मानेकशॉ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मानेकशॉ जी भी बोलते हैं. क्लियर. एक पहला व्यक्ति ये था, और दूसरा व्यक्ति कौन है, के.एम. करिप्पा. क्लियर है. जिनको क्या मिला, एयरफील्ड मार्शल का उपाधि मिला. और तीसरे जो थे वो कौन थे,
अर्जन सिंह थे। क्लियर है? Known as man of a few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum area. क्या बोला जा रहा है? सिर्फ नाव वो कुछ वर्ड्स के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि सिंह जो थे, अर्जन सिंह जी जो थे, वो क्या थे? फेयरलेस पायलट्स भी थे और उनके पास बहुत से नॉलेज थे। और वो नॉलेज को क्या करते थे? नॉलेज रख के उनको यूज भी क्या करते थे? जब टाइम आता था उनको अप्लाई भी किया करते थे। क्लियर है? सिंह हैड assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, thought it was better equipped with American support. 1965 में जब वॉर होता है तो क्या बोला जाता है कि जो सिंह जी थे उन्होंने क्या किया? अपना नॉलेज का यूज करके उन्होंने क्या किया? पाकिस्तानी आर्मी को जो है उनको इंडियन टेरिटरी में घुसने से रोका, उनको पीछे खदेड़ा। जबकि पाकिस्तानी आर्मी के पास क्या था? यूएसए का सपोर्ट था और यूएसए का वेल एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तानी आर्मी को दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है वो 1965 के वार को नहीं जीत सका और अर्जन सिंह जो है, सिंह जी जो है वो क्या किया? आसानी से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेल दिए। क्लियर है? हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग द वार, सेड कैप। और कैप जी जो है वो क्या कर रहे हैं? उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है जो उन्होंने दिया वो कब दिया? वो वॉर के टाइम पे दिया, लड़ाई के टाइम पे दिया। वो कौन सी लड़ाई थी? 1965 के वॉर के टाइम पे। क्लियर है? कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई चौहान द then defense minister had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader. उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वाई बी चौहान, उन्होंने एयर मार्शल अर्जन सिंह के बारे में बताया। वो क्या है? वो हीरा है। वो क्या है? हीरा है। क्वाइट इफिशिएंट फॉर्म, वो क्या है? हीरा है जिनका कोई भी मूल्य नहीं लगा सकता। अनएक्साइटेबल बट ए वेरी एबल लीडर, और साथ ही साथ वो क्या है? एक अच्छा लीडर भी है, नेता भी है। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaigns, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह जो थे, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद ही नहीं, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले भी क्या थे? एयरफोर्स में थे। और उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे। और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या हो रहा था? जापानी आर्मी जो थे वो किनके ओर थे? जर्मनी की ओर से लड़ रहे थे। और एक एलाइट जो था, दूसरा कौन सा था तुम्हारा? ब्रिटिश, फ्रांस, ये सब सुपर पावर एक थे। और दूसरे फर्स्ट सुपर पावर कौन था तुम्हारा? ओके, फर्स्ट सुपर पावर ये था, और सेकंड सुपर पावर कौन था तुम्हारा उस टाइम पे? जर्मनी। और जर्मनी का दोस्त कौन था? जापान था। और जापान क्या कर रहा था? नॉर्थ ईस्टर्न साइड से इंडिया पर अटैक कर रहा था। क्लियर है? उस टाइम पे जो है जापानी आर्मी को पीछे धकेलने के लिए ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन, और एक कैंपेन चला गया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा? अराकन कैंपेन। और उन कैंपेन में पार्टिसिपेट कौन किए थे? अर्जन सिंह किए थे। और उस कैंपेन को वो क्या कर रहे थे? हेड कर रहे थे। क्लियर? एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्सेस, और एलाइड फोर्स को क्या किया उन्होंने? पीछे तक धकेला। और कहाँ तक? उन्होंने यंगून तक गया लड़ाई करने के लिए। कहाँ तक गए? यंगून, जो कि आज क्या है? बर्मा है, म्यांमार का पार्ट है। इज इट क्लियर? Okay guys, for today we leave here. Next day we will learn from next pages of this chapter. Thank you for joining these classes, and for your homework, try to read out this chapter and learn words and their meanings. And thank you for joining classes. And one more thing guys, just subscribe the channel and share it with your friends.
and try to like or dislike. If you don't understand my words and you are getting to understand any things when I taught you, you can write in comment sections or you can dislike the video. I can understand that there is some problems in my lecture. I would like to improve that. Okay, thank you guys. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, यदि समझ में नहीं आ रहा हो, यदि कहीं पे गलत लग रहा हो कि कुछ है, तुम क्या कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक करो। और यदि तुम को सुझाव देना चाहते हो तो वो भी तुम क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि सर आपने यहाँ पे क्या किया, गलत किया या कुछ भी किया और आपको ये सुधार करना चाहिए। तो मैं उन पर काम करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाया जाए तुम लोगों के लिए। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए। ओके बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।